Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 9th, chapter 3, that is electoral politics. Our today's topic is what makes elections in India democratic. कौन सी चीज़ इलेक्शंस को जमहूरी बनाते हैं इंडिया में, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज. फाइन. हम आए दिन न्यूज़पेपर्स या टेलीविज़न रिपोर्ट्स में देखते हैं कि कुछ एलिगेशंस होते हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस के, जैसे कभी कभार होता है कि गलत नामों का इंदराज होता है वोटर्स लिस्ट में, या मिसयूज़ होता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का या ऑफिस का, जो रूलिंग पार्टी होती है वो इस्तेमाल करती है गलत तरीके से. यहाँ ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल, जो अमीर कैंडिडेट होते हैं, जो बड़ी पार्टीज़ होते हैं, वो ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ किसी वक्त वोटर्स को धमकाया जाता है, रिगिंग होती है पोलिंग डे में. तो ये सब चीज़ें हम न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखते हैं. आज जो हमें देखना है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत सकती है या वो पावर में आती है सिर्फ पॉपुलर सपोर्ट को लेकर कि लोग उसको सपोर्ट करते हैं, या वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, वो रिगिंग करते हैं, उस वजह से हम वो इलेक्शन जीतते हैं. आज हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे. फाइन. ये जो अहम क्वेश्चन हमारे पास है इसको हम आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. नंबर 1, पहले जो बात करेंगे हम, इंडिया में हमारे पास वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन है हमारे पास जो इलेक्शन को कंडक्ट करता है. एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, ये खुद मुख्तार है. फाइन. और इसको जिसके चीफ हैं, जैसे कि हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको अपॉइंट रूलिंग पार्टी डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. और एक तो होता है देयर इज ए चीफ इलेक्शन कमीशन और देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. फाइन. उनको दे आर नॉट आंसरेबल टू गवर्नमेंट, और वो जवाबदेह नहीं होते हैं गवर्नमेंट के प्रति. वो जवाबदेह ना तो गवर्नमेंट को देते हैं अपने जवाब और ना ही प्रेसिडेंट को. इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट. और यही भी चीज़ है कि उनको निकालना इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने ऑफिस से निकालना ये काफ़ी नामुमकिन चीज़ है. और इलेक्शन कमीशन सारे डिसीजन जो होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो खुद लेते हैं. और इसको वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डेट्स हो या रिजल्ट्स हो, ये किसका काम रहता है? ये इलेक्शन कमीशन का रहता है. फाइन. सो इससे ये जो बॉडी है ये काफ़ी स्ट्रांग बनती है. और क्योंकि इनका फैसला अनाउंसमेंट से लेकर डिक्लेरेशन तक होता है. और अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन करता है. और कोई अगर ऑफेंडर होगा, कोई वॉयलेट करेगा, तो उसको पुनिश करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का रहता है. और जो इलेक्शन पीरियड होता है, इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस. इनको फॉलो करना पड़ता है गाइडलाइंस को, ताकि गवर्नमेंटल ऑफिस का, गवर्नमेंटल पावर का मिसयूज़ ना हो और चांसेस बन जाए जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इलेक्शन की इनकी इक्वल चांसेस बन जाए. और उनको ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, ये भी ये कर सकते हैं. इसके साथ साथ इलेक्शन ड्यूटी जब होती है, when election duty government officers work under the control of the election commission and not the government. जब इलेक्शन ड्यूटी के वक्त जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है. उस वक्त उनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है. फाइन. और ड्यूरिंग इलेक्शंस जो, जैसे मैंने कहा, गाइडलाइंस जो इलेक्शन कमीशन बनाती है उनको गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है. फाइन. और इन द लास्ट 25 ईयर्स ये हुआ है कि इलेक्शन जो ये पावर अच्छी तरह से वो एक्सपेंड हो चुके हैं. और वो रेपरमेंट आप अगर थोड़े लैप्सेस गवर्नमेंट करे तो इनको फिर सरकारी तौर उनको सर्जिश की जाती है, इनको वार्निंग दी जाती है. अगर कुछ लैप्सेस हो, कुछ ज़रा सी भी गलती हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं रहता है. और अगर कुछ लैप्सेस ज़्यादा हद तजावुज़ करे तो उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है तो वो रिपोल कराते हैं, वो इलेक्शंस को डिसाइड करते हैं नल एंड वाइड, और फिर वहाँ पर नए सिरे से इलेक्शन होती है. और हमने देखा है कि रूलिंग पार्टीज़ को वो डिसलाइक करते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि उनका काम करने का तरीका वो उन पर मुनसर नहीं होता है. जनरली उनको वो ओबे नहीं करते हैं. इसी वजह से कि इलेक्शन कमीशन की एक क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और बहुत ही पावरफुल बॉडी है.
सो दैट्स वन साइड आई, देयर इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इससे जो इंडियन इलेक्शन है दैट आर डेमोक्रेटिक लार्जली। एंड नंबर 2 इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अवामी शिरकत कितनी है इलेक्शंस में, इस चीज़ को हम देखेंगे। फाइन, इसमें पता चलता है अगर लोगों की शमूलियत ज़्यादा होगी, वो बहुत ही इंथुसिस्टिक होगी, जज्बे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ इलेक्शन इज़ बेटर। फाइन, और अगर क्या होता है, अगर इलेक्शन प्रोसेस में कोई अनफेयर मीन्स होगा, फ्री नहीं होंगे, तो लोगों की पार्टिसिपेशन वो कम होती है। ठीक, इसमें अगर आप जो पहला जो इंडिकेटर होगा वो वोटर टर्नआउट होगा, कि लोग कितना वोट डालते हैं। इससे हमें पता चलता है कि लोग कितने लोगों की शमूलियत क्या है, लोग कितना अच्छा जो इलेक्शन की प्रैक्टिस है वो कितना अच्छा समझते हैं इसको। फाइन, और इंडिया में जो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। अगर हम कंपेयर करेंगे नॉर्थ अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ, जहाँ पर वोटर टर्नआउट डिक्लाइन हुआ है ओवर लास्ट 50 ईयर्स, इंडिया में ये बात है कि यहाँ तो स्टेबल रही है, जो टर्नआउट है स्टेबल रहा है या इंक्रीज हुआ है, इट रिमेन स्टेबल और इट हैज़ गॉन अप, एक्चुअली गॉन अप। फाइन, या तो इंक्रीज हुआ है या तो स्टेबल रहा है, कम नहीं हुआ है। हाँ, अगर हम दूसरी बात करेंगे, जो इंडिया में जो पुअर या गरीब लोग हैं या इलिटरेट लोग हैं या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो बे आसरा लोग हैं, उनके पास इतने मौके नहीं मिलते हैं, तो इंडिया में जो लार्जली जो गरीब तबका है उनकी जो प्रपोर्शन है इन पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शंस। ये काफ़ी बरक्स है अगर हम कंपेयर करेंगे यूएसए के साथ, वहाँ पर रिच और वाइट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर अगर आप देखोगे जो लैटिनोज हैं या जो हिस्पैनिक्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, तो वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। जो वहाँ पर अमीर और वाइट कलर के लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। फाइन, इट मीन्स जो यहाँ के गरीब तबके हैं या इलिटरेट लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो ज़्यादा इस पर वो समझते हैं कि दैट वी कैन मेक सम डिफरेंस। फाइन, लाइक दैट। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आम लोग क्यों समझते हैं इम्पोर्टेंट इलेक्शंस को, क्योंकि इनको लगता है कि इलेक्शन से हमारे एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, और फिर वो चेंज कर सकते हैं जो पब्लिक पॉलिसीज़ होते हैं, प्रोग्राम से वो उनके फेवर में होंगे फिर, और ये भी फील करते हैं कि उनका वोट मैटर करता है ताकि वो चेंज ला सकें। फाइन, और ये भी है कि अगर हम देखेंगे जो इंटरेस्ट है वोटर्स की इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, ये इंक्रीज़ हुई है ओवर द ईयर्स। अगर हम 2004 इलेक्शन की बात करें, यहाँ पर मोर देन वन थर्ड जो वोटर्स थे वो इलेक्शन कैंपेन में वो हिस्सा लेते, जो इलेक्शन की मुहिम होती है उन एक्टिविटीज़ में वो शमूलियत करते थे। इट मीन्स दे ट्रस्ट देयर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। फाइन, और ये मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। ने सबसे ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि हम इस पार्टी के क्लोज हैं या इस पार्टी के क्लोज हैं। फाइन, एंड 1 out of every 7 वोटर्स इज मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में ये है कि अगर 7 बंदों को आप डिस्कस करें, 7 में चांस है कि एक बंदा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक होगा। एंड दिस सेकंड वन, पहले हम डिस्कस किया कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, दूसरी मैंने बात की पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड वन, दैट इज रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, इलेक्शन के आउटकम्स को एक्सेप्ट करना। फाइन, जो नताइज आएंगे उनको तस्लीम करना। अब हम इसकी बात करेंगे। अगर जो फाइनल टेस्ट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, वो होता है उसका आउटकम। फाइन, अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा इलेक्शंस का, वो फेवर करेगा जो पावरफुल होगा, जो ताकतवर होगा। इस सिचुएशन में रूलिंग पार्टी के हारने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। और यूजुअली क्या होता है, जो लूजिंग पार्टी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि जो आउटकम है इट हैज़ बीन रिग्ड इलेक्शन, वो यही कहते हैं। लेकिन जो आउटकम इन इलेक्शन को वो अपनी बात खुद करता है। जैसे यहाँ पर अगर रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस, यहाँ पर मामूल बना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन लूज करती है। फाइन, वो नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, और ये है हर 2 या 3 इलेक्शन के बाद, जैसे हम पिछले 25 साल की बात करेंगे, रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारती है। ठीक, और यहाँ पर यह भी है, जैसे यूएसए में जो इनकम्बेंट पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो
वो ज़्यादातर इलेक्शन नहीं हारते हैं। इंडिया में ये होता है कि हाफ ऑफ द सिटिंग MPs एंड MLAs दे लूज इलेक्शंस, फाइन, और उनके री इलेक्शन के चांसेस थोड़े कम बनते हैं, ठीक है। सो ये अच्छी चीज़ है इलेक्शन जमहूरियत के लिए। इसके साथ साथ जो होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स जिनके पास मनी या मसल पावर होता है, वो बाय कर सकते हैं वोट्स। मतलब वी हैव सीन इट, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी आर बाइंग वोट्स एंड दोज नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। जनरली हम ये तस्वर करते हैं कि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास रिसोर्स होंगे, वो वोटर्स जो हैं खरीद सकते हैं, और जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होंगे वो हमने देखे कि बाज़ औक़ात होते भी हैं, हमारे पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो, वो इलेक्शन जीत कर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है जनरली हमने देखा है कि वो इलेक्शन हारते भी हैं, इट्स नॉट कि वही जीतते हैं, ऐसा भी नहीं है, फाइन। और किसी वक्त हमने देखा है बारिंग फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शंस, किसी वक्त डिस्प्यूट इलेक्शन भी हुए हैं, लेकिन जनरली इंडिया में ये हुआ कि जो डिफीटेड पार्टी है, जो पार्टी इलेक्शंस हारते हैं, वो फिर एक्सेप्ट करते हैं कि जी ये लोगों का वर्डिक्ट है, ये लोगों का फैसला है, हम इसको तस्लीम करते हैं। सो ये चीज़ें एक्सेप्ट करना, आउटकम क्या होगा इलेक्शंस को, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वहाँ पर जो तकसीम हुआ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, बिकॉज उन्होंने इलेक्शन के आउटकम से उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर जो इंडिया में जो रिवाज चली है, यहाँ पर हम इलेक्शन के आउटकम्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये जमहूरियत के लिए अच्छी चीज़ है, फाइन। इट इज़ द थर्ड वन। अब हम और एक चीज़ को देखें, दैट्स द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हमारे पास कौन से चैलेंजेस हम फेस करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, अब हम इन चीज़ों को देखेंगे, फाइन। हमारे पास जैसे इलेक्शंस, जो सिंपल चीज़ ये है कि इलेक्शंस बेसिकली फ्री एंड फेयर होने चाहिए। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स, क्योंकि उन्होंने चूज़ किया होता है। और हमें ये भी है कि लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अप्लाई नहीं होता है। किसी वक्त आप मनी पावर का इस्तेमाल देखेंगे, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल होते हैं, और ओवरऑल वर्डिक्ट होता है जो जनरल इलेक्शंस का होता है, वहाँ पर पॉपुलर प्रेफरेंस होती है, लेकिन फिर एक्सेप्शंस आर देयर, फाइन, जिसमें कुछ हमें शक व शुबहात पैदा होते हैं। और यह क्या हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वेदर वी कैन से दैट पीपल्स प्रेफरेंसेस आर बेस्ड ऑन नॉलेज, उनकी नॉलेज है, उसके मुताबिक वो अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, अपनी पार्टी को चूज़ करते हैं। क्या यहाँ पर क्या उनके पास तो रियल चॉइस होती है, या क्या वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड है कि ऑर्डिनरी सिटीज़न वो भी इलेक्शन जीत सके? इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, फाइन। जैसे हम देखते हैं कि कैंडिडेट्स जिनके पास ज़्यादा मनी होती है या अनफेयर एडवांटेज उनको रहती है, और स्मॉल पार्टीज़ हैं, उनको दे आर एट डिसएडवांटेज पोजिशन। जो बिग पार्टीज़ हैं उनके पास एक एडवांटेज रहता है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉलर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनके पास ये एडवांटेज रहता है, फाइन। उनके पास फंडिंग भी अच्छी होती है, लाइक दैट। और हमने देखा कि कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डोमिनेट अदर्स एंड रिमूव देम फ्रॉम द इलेक्टोरल रेस बाय यूजिंग कोएर्शन। जो इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो डोमिनेट करते हैं, जो साफ़ सुथरे बंदे हो, जिनके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता है। तो हमने ये भी देखा है कि और पार्टीज़ भी उनको टिकट्स देती हैं। ये भी ऐसा भी हुआ है कि उनके पास कनेक्शन होते हैं इस तरीके के क्रिमिनल कनेक्शंस, उनको हमने देखा है कि मेजर पार्टी उनको टिकट भी देती है, फाइन। और सम पॉलिटिकल पार्टीज आर डोमिनेटेड बाय फैमिलीज हु ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स ओनली टू देयर रिलेटिव्स एंड फैमिली। हमने देखा है कुछ पार्टीज़ में वो हेरिडिटी रूल चलता है कि वो अपने ही जो उनकी फैमिली होगी या रिलेटिव्स होंगे, वो उन्हीं को टिकट्स देते हैं, फाइन। और इलेक्शंस में उनके पास जो ऑर्डिनरी सिटीजन, उनके पास थोड़ी बहुत चॉइस होती है, लिटिल चॉइस, फाइन, टू चूज़ बिटवीन द पार्टीज़। और यह है कि जो स्मॉल पार्टीज़ होते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, इनके पास दे आर एट ए डिसएडवांटेज पोजीशन इन कंपैरिजन टू बिगर पार्टीज, मैंने पहले कहा। सो इन वजूहात की वजह से, बिकॉज ऑफ एबो रीजंस, मनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग ए रिफॉर्म इलेक्टोरल सिस्टम। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि यहाँ पर इस्लाह होनी चाहिए, जो हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस हैं वहाँ पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, फाइन।
और ये डीपर इश्यूज़ है हमारी जमहूरियत के कि हमें इनको एड्रेस करना है कि जो वी हैव टू मेक इट, और सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ डेमोक्रेटिक बट वी कैन मेक इट मोर एंड मोर इफेक्टिव। जो इसमें लूप होल्स वो होती है, तो हमें उनको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो ऑर्डिनरी सिटीज़न हैं वो भी उनके चांस ऑफ विनिंग अच्छे बने, वो भी इलेक्शन जीत पाए, एंड दे कैन हैव द से इन द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। तो इस चीज़ को हमें मद्देनजर रखना है। सो इज दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच।